गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 टर्म 2 का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि अगर ये इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, इसके पहले डिफरेंशियल कैलकुलस था, तो अब यहाँ पर आपको सेकेंड टर्म में जो पूछा जाएगा अभी तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। इंटीग्रेशन होता क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों पढ़ाया जाएगा अब आपको। तो देखो, इंटीग्रल कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन के इनको दो तरह से आप समझ सकते हो। तो टू व्यू पॉइंट्स होते हैं ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला तो ये होता है इंटीग्रेशन is a process of summation, या इसको आप ऐसे लिख लो कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनी समेशन एक तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग दूसरा इसका है सेकंड, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनी समेशन। अभी हम समझा रहे हैं कि क्या है, क्यों इस मतलब दो तरह से अगर हम देखा जाए तो इसके इंटीग्रेशन समझने के पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनी समेशन, दूसरा है इंटीग्रेशन is a process of inverse या ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन इज a inverse process of differentiation। देखो, दोनों को पहले समझते हैं। इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये इनवर्स, विपरीत, उल्टी प्रक्रिया होती है, उल्टी प्रोसेस है। और यहां पर कह रहा है कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनी समेशन। तो पहले इसको समझते हैं, लेकिन ये जो है आपको और बाद में स्टार्ट समझ में आएगा। जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाओगे, आप जब डिफरेंट इंटीग्रल जब आप पढ़ोगे या इंडिफिनिट इंटीग्रल जब आप पढ़ोगे, तो वो ये आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगी। और ये क्या होता है, ये तो आप तो जानते हो। डिफरेंशिएशन आपको पता है कि डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस होती है। तो थोड़ा सा इस पर हम देख लेते हैं कि आइजैक न्यूटन और लेब्निज ने ऐसा क्या किया कि कैलकुलस उन्होंने बना दिया, और कैलकुलस बनाने के बाद कहां से मैथमेटिक्स की हिस्ट्री चेंज हो गई उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि एरिया हमें निकालना है, किसी का भी एरिया निकालना है। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो बड़ा आसान है। अब रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, यहाँ कोई झाम नहीं है। जहाँ इतना बड़ा, तो एल बी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। इसी तरह ट्रायंगल का भी आप निकाल सकते हो, कुछ भी जो भी फार्मूला है यूज करके आप निकाल सकते हो। अगर हाइट दिया है तो हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर सर्कल है तब भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन मैथमेटिशियन को, जो जितने भी मैथमेटिशियन थे, आइजैक न्यूटन के पहले वाले जो मैथमेटिशियन थे, उन्हें परेशानी कहाँ हो गई, जब उनको अब इसका एरिया निकालना पड़ गया। लो, यहां एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, और फंक्शन का हमने ग्राफ खींचा तो कुछ इस तरह से। अब अंडर द कर्व, अब मान लो तुम इस एरिया का इतना एरिया का इसका एरिया हमें निकालना है। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम इसको निकाल सके? नहीं निकाल सकते। या आप मान लीजिए कोई ग्राफ आपने ऐसे करके ऐसे बना दिया, फिर इसके बाद ये, अब हमें इसका निकालना है एरिया। तो आइजैक न्यूटन और लेब्निज के कैलकुलस बनाने के पहले तक ये बहुत परेशान किया मैथमेटिशियन को
कि भाई कैसे निकाला जाए इसका। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं, क्योंकि ऊपर कर्व बन रहा है और इसका एरिया निकालना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आइजैक न्यूटन और लेब्निज़ ने इसको मिनटों में एकदम छोटे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, और मैथमेटिक्स की हिस्ट्री समझ लो वहीं से चेंज हो गई। तो इसका मतलब देखो फिर, लेकिन मैथमेटिशियन जो थे आइजैक न्यूटन और लेब्निज़ के पहले भी वो निकालते थे, इसको निकाल लेते थे, इसका एरिया वो निकाल लिया करते थे। लेकिन एरिया निकालने के लिए जैसे अब आपसे कहते हैं कि भाई इसका एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे, बहुत करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। लेकिन फिर भी तो वही परेशानी आ गई। फिर आप क्या कर सकते हो कि इसको फिर से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी डिवाइड कर सकते हो, या तो हो सकता है फिर से इसको डिवाइड करते जाओ, ऐसे बांटते जाओ, तुम्हारा एक रेक्टेंगल बनता जाएगा, बराबर इक्वल रेक्टेंगल ऐसे बनाते चले जाइए, ऐसे बनाते चले जाइए पूरा। और उसके बाद अब कोशिश ये रहेगी कि एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे बन गया, जैसे मान लीजिए छोटा सा एक रेक्टेंगल, ऐसे हमने बहुत सारे रेक्टेंगल्स में इसको बांट लिया, और छोटे से रेक्टेंगल में बांटने के बाद हर रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल लो, हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इसका भी निकालो, हर रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो इससे क्या होगा, कुछ अप्रॉक्स में आ जाएगा, और बाद में उन सबको हमें सम करना पड़ेगा। अब जितने रेक्टेंगल आपको बनाने पड़ेंगे आप इसे खुद सोच लीजिए, बहुत सारे रेक्टेंगल्स हमको छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, और बना करके बाद में सबको सम करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। तो यही से बना समेशन। तो समेशन का यूज पहले मैथमेटिशियन इस वर्ड का इसका करते थे। ये समेशन सिंबल है, आप लोग भी किए हो इसको, जब बहुत सारी चीजों का सम करना रहता है तो हम समेशन का साइन लगा देते हैं। तो समेशन का मतलब जितने भी ट्रायंगल आप बनाओगे, या जितने भी रेक्टेंगल आप बनाओगे, जितने भी रेक्टेंगल में आपने इसको बनाया, सब रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो इस पूरे का एरिया हमें निकल जाएगा। लेकिन बाद में जब आइजैक न्यूटन और लेब्निज़ ने इसको चेंज कर दिया और बहुत मिनटों में इसका निकालने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस बना दिया। इसी तरह एरिया निकालने का, इसका भी एरिया बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। भी आपको लास्ट के एप्लीकेशन में ये समझ में आएगा, और बड़े क्लासेस में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ। तो ये समेशन से ये इसको कहते हैं समेशन, और बाद में यही चेंज हो गया, ये साइन बना। अब आप ये साइन से आपकी मुलाकात होने वाली है, और हर एक प्रॉब्लम में ये सिंबल रहेगा। इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन या साइन ऑफ इंटीग्रल। तो अब ये याद रखना, इसका मतलब ये समेशन से ही बना है। जैसे हमने कहा ना, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनी समेशन। तो ये समेशन सिग्मा से चेंज होकर के इस तरह से बन गया, इसे ही कहा गया, आगे कहा जाता है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब चाहे जितना भी आप इंटीग्रल निकालोगे, बिना इसके कोई सिंबल पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब तो ये रही बात। तो आइजैक न्यूटन और लेब्निज़ ने इसीलिए इंटीग्रल कैलकुलस की खोज किया, ताकि हम आसानी से कर्व के नीचे एरिया निकाल सके। अब उसके बाद चलिए दूसरी प्रोसेस हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन इज अ यूनिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपकी काम की चीज है। आपको जो अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन आप थोड़ा सा सीख लोगे तब इसको आपको सिखाया जा सकता है। जब तक आपको बेसिक चीजें आपको नहीं पता रहेगा, तब तक आप इसे हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह से एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अब कैसे होता है, अब इसको हम आपको समझाने चल रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। हम एक फंक्शन ले रहे हैं यहां पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने एक फंक्शन लिया, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये एक फंक्शन है। ऐसा करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो हमारा सैंपल तो यही होता है ना, डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। आप सीधा सीधा ये कहते हो कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव
cos x है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, इसको हम लिख देंगे कि डेरिवेटिव है। अच्छे समझिए इसको, डेरिवेटिव जो आपके काम की चीज है, जिससे आपको स्टार्ट करना है इंटीग्रल कैलकुलस, वो यहीं से स्टार्ट करना है। देखो sin x का डेरिवेटिव हमने निकाला तो cos x मिला, तो cos x को हम कहेंगे cos x जो है sin x का डेरिवेटिव है। तो sin x cos x का क्या होगा, ये एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x। एंटी डेरिवेटिव्स को ही कहते हैं इंटीग्रल, इसी का नाम है इंटीग्रल। जो एंटी डेरिवेटिव होता है उसी को हम इंटीग्रल कहते हैं। sin x का डेरिवेटिव cos x का इंटीग्रल sin x। देखो इंटीग्रल ऑफ cos x कैसे हम कहेंगे, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। समझिए इसको, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। इसको लिखेंगे कैसे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करने का तरीका है इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। इसको डिनोट करने का तरीका हमारे पास है cos x dx इज इक्वल टू sin x। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन या साइन ऑफ इंटीग्रल। और यहां पर dx आएगा, बीच में कोई भी फंक्शन रहता है, जो भी फंक्शन यहां पर लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट, इसको इंटीग्रेंट कहेंगे। यहां पर जो भी फंक्शन लिखा जाएगा इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, या इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। अब यहां पर cos x जो लिखा हुआ है, यानी यहां पर जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेंट, उसको इंटीग्रेंट कहेंगे। और ये सिंबल है, एक सिंबल ये हमेशा ऐसे यूज होगा, इसको याद रखिएगा। ये इंटीग्रल का साइन होता है और dx रहेगा, यहां पर कोई भी फंक्शन लिखा जाएगा। इसको आप सोचो कि ये साइन हम ये dx ना लिखे, केवल ऐसे लिख करके छोड़ दें तो ये आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर x का फंक्शन है तो यहाँ dx के रेस्पेक्ट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो यही हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि मेरे ख्याल से अब इतना ही समझ में आ गया। उसी तरह और एक एग्जाम्पल और आपको हम समझा देते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही तो है बस। अब क्या इसमें देखो, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का इंटीग्रल हुआ sin x। ये यही एकदम क्लियर हो गया है। ये देखो एक इनवर्स प्रोसेस होती है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और बाद में अभी इसके आगे हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और फॉर्मूला बता करके आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। और ठीक है, इसको अब देख लिए, समझ लेते हैं।